हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं? ठीक है, हम लोग का 13 सेट हो चुका है, तो आज हम लोग 14 सेट देखने वाले हैं, 14 नंबर सेट। ठीक है, बाकी 13 सेट का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 50 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कौन सी खेती होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका चाय हो जाएगा। ठीक है, चाय बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती होती है? तो चाय की खेती होती है। ठीक है, चाय की आपकी खेती होती है, चाय की खेती होती है। वो क्या है? तो वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत की दार्जिलिंग पहाड़ियाँ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील स्थित है? ठीक है, बोलता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है चिल्का झील स्थित है? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, बोला है ना, क्वेश्चन मेनली ये पूछ रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। लेकिन इसको पूछिए, पूरा लैंग्वेज पढ़िए कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में, कौन से राज्य में जो है आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? जो कौन सी सबसे बड़ी झील किस चीज़ की है? तो आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, किस उसका नाम क्या है? तो उसका नाम चिल्का झील है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो चिल्का झील है, जो कि हमारा खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कहाँ पर है? तो आपका इसका ये जो है आपका ओडिशा में पाया जाता है। ठीक है, ओडिशा में है आपका ये चिल्का झील। कहाँ है? तो ओडिशा। चिल्का झील कहाँ है? बोलिए, चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में चिल्का झील है। ये इसका क्या विशेषता है? तो इसका विशेषता ये है ना कि इसके खारे पानी का ये सबसे बड़ा झील है। कहाँ है? तो भारत के ओडिशा में। ठीक है, भारत के ओडिशा राज्य में आपका चिल्का झील स्थित है। ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। यहाँ से आपका भी क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो आपको ऐसे ऑप्शन का आंसर देना होगा। लेकिन यहाँ पे बताया है क्वेश्चन में कि 11,022 मीटर की गहराई के साथ इसका गहराई कितना है? जो पृथ्वी के महासागर का सबसे गहरा बिंदु का गहराई, यहाँ से बताइए, पृथ्वी के महासागर का सबसे गहरा बिंदु का गहराई कितना है? तो आपका हो जाएगा 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर उसका गहराई है। वो गहरा बिंदु कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो गहरा बिंदु कौन सा है? तो गहरा बिंदु आपका प्रशांत महासागर की मरियाना खाई है। ठीक है, कौन सी खाई? तो मरियाना खाई आपका कहाँ की? तो प्रशांत महासागर की मरियाना खाई जो है आपका महासागरों का सबसे गहरा बिंदु है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, ये क्लियर होगा। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर की मरियाना खाई में, प्रशांत महासागर की मरियाना खाई में डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डैश पृथ्वी की सतह पर सतह के नीचे जल के वितरण और संचलन के साथ साथ जल की उपलब्धता और स्थितियों पर मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पृथ्वी की सतह पर सतह के नीचे जल के वितरण और संचलन के साथ साथ जल की उपलब्धता, मतलब कि नीचे जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर में जो है नीचे जल का किस तरह से वितरण किया हुआ है, कैसे फैला हुआ है, संचलन है, कैसे वो आ रहा है, जा रहा है, इधर उधर आपका ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका उसका उपलब्धता कहाँ पर है, नहीं है, उसकी स्थितियों पर मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अध्ययन को क्या कहते हैं, यही मेनली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? आपका जल विज्ञान उसको कहते हैं। ठीक है, जल विज्ञान जो होता है पृथ्वी की सतह पर और सतह के नीचे जल के वितरण और संचलन के साथ साथ जल के क्या, तो जल के वितरण और संचलन के साथ साथ उसकी उपलब्धता और स्थितियों पर मानव गतिविधि का प्रभाव को अध्ययन को आपका जल विज्ञान कहा जाता था। सी नंबर करेक्ट आंसर जल विज्ञान। चलिए आपसे यहाँ पे देखिए, ऐसे भी डायरेक्ट ये आपको नहीं देता, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, तो यहाँ से भी आपका जल विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। बहुत ईजी का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें, तो कौन सा आंतरिक ग्रह है बताइए, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है?
तो आपका आंतरिक ग्रह जिसके इसमें से जो है बुध आपका आंतरिक ग्रह है, ठीक है। सबसे पहला ग्रह भी कौन सा है, तो बुध आपका सबसे पहला ग्रह है। आंतरिक ग्रह 4 होते हैं और आपका बाह्य ग्रह जो भी है 4 होते हैं। इंटरनल आपका जो है 4 होता है, उसके बाद एक्सटर्नल प्लैनेट भी 4 होता है, ठीक है। इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट 4 होते हैं। उसके बीच में आपका क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह आपको रहता है, ठीक है। 4 ग्रह अंदर के 4 ग्रह कौन कौन से हैं, तो एक बार बोल लीजिए। तो एक बार बुध हो गया, ठीक है, पहला नंबर पे बुध आता है, दूसरा पे आपका शुक्र आता है, तीसरा नंबर पे क्या आता है, पृथ्वी आता है, चौथा नंबर पे आपका मंगल आता है। ये 4 जो हो गया कौन कौन, तो पहला नंबर पे आपका बुध, दूसरा नंबर पे शुक्र, तीसरा नंबर पे पृथ्वी और चौथा नंबर पे मंगल। ये 4 जो हो गया आपका आंतरिक ग्रह हो गया। आंतरिक ग्रह यहाँ पे ऑप्शन में अगर मंगल दे देता तो आप मंगल भी मार देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुध दिया तो आप बुध मारेंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन, ये चारों जो मैंने अभी बताया ये चारों ऑप्शन नहीं दे सकता, कोई एक ही देगा, ठीक है। उसके बाद बाह्य ग्रह एक बार देख लेते हैं। तो बाह्य ग्रह में देखिए सबसे पहले उसके बाद कौन सा है, तो बाह्य ग्रह में 4 ग्रह मैंने बता दिया। तो 4 ग्रह में अंतिम ग्रह कौन सा था, तो यहाँ पे चौथा ग्रह कौन सा था, तो मंगल ग्रह था। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे मंगल ग्रह के बाद आपका क्षुद्र ग्रह ऐसे है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बाद यहाँ पे आपका 5वां ग्रह जो हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। 5वां ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। चलिए छठा ग्रह बताइए। छठा ग्रह सोचिए, आप माइंड में सोचिए छठा ग्रह कौन सा है। तो छठा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति के बाद आपका शनि ग्रह आपका छठा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आपका छठा ग्रह है। 7वां ग्रह कौन सा है और 8वां ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ये तो मैचिंग वाला है। तो 7वां ग्रह आपका अरुण है और 8वां ग्रह आपका वरुण है, ठीक है। 8वां ग्रह आपका वरुण है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, तो 5वां ग्रह बृहस्पति, छठा ग्रह आपका हो जाएगा शनि और 7वां ग्रह अरुण और 8वां ग्रह आपका हो जाएगा वरुण, ठीक है। तो यहाँ से तो 4 आपका बाहर का हो गया, बाह्य ग्रह हो गया और 4 जो है आपका आंतरिक ग्रह हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बाह्य ग्रह है, तो इनमें से जो बताया मैंने बृहस्पति, शनि, उसके बाद हो गया आपका अरुण और वरुण, ये जो है आपका बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। प्लूटो नहीं होगा, प्लूटो भी आपको ऑप्शन में देगा लेकिन प्लूटो आपको नहीं होगा। यहाँ के हिसाब से आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताइए, हाँ एक चीज़ और बताइए, जब ये ये रहता है, क्षुद्र ग्रह रहता है, जब ये घूम रहा है, जब ये पृथ्वी पे आने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं। जब ये पृथ्वी पर आने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जब ये पृथ्वी से ये क्षुद्र ग्रह गोल गोल घूम रहा है, जब यहाँ से मंगल के आकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका जो है ये अपने दिशा से भटक जाता है और पृथ्वी की तरफ आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है उल्का कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। और जब ये पृथ्वी पे गिर जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह जब अपने रास्ता से छोड़ देता है तो उसको उल्का कहेंगे। उसके बाद जब ये पृथ्वी पे आकर गिर जाएगा तो उसको उल्का पिंड कहेंगे। और उल्का पिंड गिरने से जो पृथ्वी पे कोई निशान वगैरह बना, कोई गड्ढा बना, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्रिएटर बोलेंगे, ठीक है। उसको क्रिएटर बोलते हैं, ठीक है। चाहे अगर पृथ्वी पे गिरे चाहे चंद्रमा पे गिरे तो उसको हम लोग क्रिएटर ही, जो गड्ढा बनाएगा उसको क्रिएटर बोलेंगे, और जो पृथ्वी पे गिर गया और जो है उसको हम लोग उल्का पिंड कहेंगे, और जो ये अपना रास्ता छोड़ दिया उसको उल्का कहेंगे। ये सारी चीज़ों को आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, इनमें से कौन सी फसल जो है रबी की फसल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो खीरा जो आपका है रबी की फसल नहीं है, सी नंबर, बाकी आपका सही जवाब हो जाएगा। खीरा जो है आपका रबी फसल नहीं है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मैकमोहन रेखा, सारा क्वेश्चन इस तरह से इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो वाला बता दिया था थोड़ा सा, ठीक है। इसको शॉर्ट में जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, उसके बाद यहाँ पे मार रहे हैं आप लोग से, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो इसको क्वेश्चन मारने से आपको 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आराम से याद ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए तो 50 में आपका कम से कम तो 30 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो आपका चीन, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। 7 का आपका सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। कौन सा रेखा, तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसका, तो भारत और चीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में, कौन से राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में, कौन से जिले, तो चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी हिमालय की, तो भारतीय गढ़वाल हिमालय की, भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, वो पूछ रहा है। उसका ऊंचाई क्या है, उसका ऊंचाई बता दिया गया आपको 7,817 मीटर है। तो उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। उस चोटी का नाम क्या है ये पूछ रहा है।
चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है इसको आप लोग ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, और इसको जो है भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय की आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 है, 7,817 है। ठीक है, तो कौन सी, तो नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, सी नंबर नंदा देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश या अपक्षयन को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंधन है। ठीक है, किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश या अपक्षयन को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंधन क्या है, ये पूछा जा रहा है। उसका उचित प्रबंधन क्या है, यहाँ पे आपका क्या छूट गया है। ठीक है, तो कौन सा क्या है इसका सही जवाब, तो आपका संरक्षण। ठीक है, उचित प्रबंधन संरक्षण है, सी नंबर आपका संरक्षण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तापमान जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तापमान जो है, जो भारत का तापमान हो गया, चाहे विश्व का भी तापमान आप लोग ले सकते हैं, तो भारत से एज्यूम करिए कि भारत का तापमान जो है किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला है कि समुद्र से दूरी पे, या अक्षांश पे, या उन्नतांश पे, या महासागरों की लवणता पे। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका महासागरों की लवणता पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, महासागरों के लवणता पर ये निर्भर नहीं कर रहा है कि कौन सा महासागर ज़्यादा आपका खारा है या कम खारा है, उस पर निर्भर नहीं करता है। समुद्र से जिस तरह से दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे जो है ठंडा और गर्म का जो है प्रभाव भी ज़्यादा बदलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो वहाँ पे सिर्फ ठंडा होने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर समुद्र से दूरी बढ़ेगा तो वहाँ पे जो है आपका ज़्यादा ठंडा भी होगा और ज़्यादा आपका गर्मी भी होगा। वही समुद्र के पास में होगा तो हल्का ठंडा और हल्का गर्मी दोनों चीज़ रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। अक्षांश में जो है, अक्षांश से दूरी के साथ साथ, जैसे कि अक्षांश हो गया, अक्षांश के दूरी के साथ साथ आपका जो है गर्मी बढ़ने लगता है। ठीक है, सॉरी, अक्षांश के, जैसे कि ये अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश ये विषुवत रेखा है, इसके आप लोग आगे ऊपर जाते रहिएगा तो यहाँ पे आपको ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऊपर जाते समय ठंड बढ़ते जाता है, गर्मी कमते जाता है। ठीक है, ऊपर जाते समय गर्म कमेगा और ठंडा बढ़ेगा। वैसी तरह से नीचे आप लोग अक्षांश से नीचे आ रहे हैं, विषुवत रेखा से नीचे आ रहे हैं, तो आप लोग का यहाँ पे ठंडा ज़्यादा हो जाएगा और नीचे आते हुए ठंडा ज़्यादा हो जाएगा और नीचे आते हुए गर्मी कम होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। तो तापमान आपका किस चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा, तो आपका महासागरों की लवणता पे नहीं करेगा। ठीक है, उन्नतांश पे हो जाएगा, अक्षांश पे हो जाएगा, समुद्र से दूरी पे हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर हो गया कौन सा, महासागरों की लवणता पे ये निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में, एक क्वेश्चन पूछे, बताइएगा कि ये आपका गोलार्ध है, ठीक है, ग्लोब है, ये आपका विषुवत रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका कर्क रेखा है, सॉरी गलती से यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। ठीक है, तो अब बताइएगा, एक क्वेश्चन है कि 3 को क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आपका सूर्य जो है मकर रेखा पे कब सीधा प्रभाव देगा। ठीक है, मकर रेखा पे सूर्य कितना तारीख को जाता है, विषुवत रेखा पे आपका सूर्य कितना तारीख को जाता है, और यहाँ कर्क रेखा पे आपका पृथ्वी कब जाता है, ये बताना है आपको। कर्क रेखा पे जो है आपका सूर्य कब जाता है, विषुवत रेखा पे सूर्य कितना तारीख को जाता है, और मकर रेखा पे सूर्य कितना तारीख को जाता है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिसका सही हो जाएगा उसके कमेंट पे मैं लाइक दूंगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या कि कर्क रेखा पे कितना तारीख को जाता है, विषुवत रेखा पे कितना तारीख को जाता है, और मकर रेखा पे कितना तारीख को जाता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति से किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बागवानी और शहद। ठीक है, बागवानी और शहद, डी नंबर स्वर्ण क्रांति इसको कहा जाता है। स्वर्ण क्रांति किस कृषि क्षेत्र से संबंधित, कृषि में स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है, तो बागवानी और शहद को, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मतलब उसका बचाव करने के लिए कौन सा एक तरीका इसमें से नहीं होगा, तो इसमें जो है निष्कर्षण तरीका नहीं होगा। ठीक है, टेरेस फार्मिंग सही है, पुनर्चक्रण ठीक है, वनीकरण ठीक है, लेकिन निष्कर्षण गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्षण डी नंबर गलत है, यही वाला आपका सही है। यहाँ पे नहीं बोल रहा है तो इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इनमें से कौन सा जो है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तो झरिया और रानीगंज। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, झरिया और रानीगंज आपका जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। कौन सा, तो झरिया और रानीगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि
डैश अपने आप संचार का एक तरीका है, इनमें से कौन सा जो है एक अपने आप में एक संचार का एक तरीका है, यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है, यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फोन है, उपग्रह है, टेलीविजन है, रेडियो है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इनमें से कौन सा जो है अपने आप में एक संचार का तरीका है, खुद में खुद एक संचार का मतलब कि संचार का तरीका है, जो कि मतलब कि आदान प्रदान करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो संचार का एक तरीका, और यह जो है संचार के अन्य साधनों, मतलब कि संचार के अन्य साधन कौन सा है, तो फ़ोन से आप संचार कर सकते हैं, मतलब कि बातचीत कर सकते हैं, टेलीविज़न से जैसे न्यूज़ देख के आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं, रेडियो से भी वही चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उपग्रह। ठीक है, जो उपग्रह होता है ये उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में संचार का एक तरीका है, तो ये उपग्रह हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर के निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? इनमें से कौन सा जो है तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह जो है असम में स्थित है? तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो डिगबोई और नहरकटिया। ठीक है, डिगबोई और नहरकटिया जो है आपका तेल क्षेत्रों का एक समूह है, जो कि असम में स्थित है। असम में कौन सा तेल क्षेत्र स्थित है? तो डिगबोई और नहरकटिया समूह स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? तो ईंधन की लकड़ी जो है आपका, ईंधन की लकड़ी आपका वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है। पेट्रोलियम, बिजली, जल विद्युत ये सब है। ठीक है, चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि सांभर लवण झील, सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सांभर साल्ट झील लेक इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सांभर साल्ट लेक इसको बोलते हैं। ये कहाँ कौन सा राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत के किसके? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, सर्दियों में वर्षा किसके कारण होता है? सर्दी मतलब ठंड के दिन में किसके कारण, कौन से मानसून के कारण आपका यहाँ पे होता है वर्षा? ठीक है, उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में। उत्तर मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मल में भारत अगर बना है तो ये भारत लगभग है। ठीक है, तो भारत में उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, तो इधर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपका ठंड के समय में क्यों बारिश होता है? ठीक है, ठंड के समय में क्यों बारिश होता है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके कारण है क्या? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ किधर से आता है? तो यहाँ पे आपका जो है प्रशांत महासागर है, भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य सागर आपका यहाँ पर है, इधर है आपका भारत से कुछ दूरी पर इधर है, यहाँ से आपका चक्रवात उत्पन्न होता है। इस चक्रवात के कारण जो है आपका यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आता है। इस पश्चिमी विक्षोभ को कौन लेता है? ठीक है, यहाँ से एक धारा बहता है, जो कि जिस धारा को कहते हैं चेट धारा। यहाँ पे जब चक्रवात उत्पन्न हुआ ठंड के समय में, यहाँ से चक्रवात उत्पन्न हुआ, तो ये चक्रवात के कारण यहाँ से चक्रवात उत्पन्न हुआ, तो हवा उत्पन्न हुआ। हवा के कारण यहाँ पे हवा में नमी होगा, उस नमी को, नमी वाला हवा को कौन लेके आएगा? तो यहाँ से इस रास्ता से आपका जेट धारा एगो बहता है। जेट धारा आपका हमेशा चलते रहता है किसी कारणवश, वो जो है आपका जेट धारा चलता है। वही जेट धारा जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ को, जिसमें नमी रहता है, उस हवा को क्या कहते हैं? उस हवा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जेट धारा लेके आता है और ये जो है आपका हिमालय से टकराता है, और एक भाग जो है आपका लेह लद्दाख तरफ जाता है, और एक भाग जो है आपका राजस्थान तरफ जाता है। और इधर तरफ जब आता है तो यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि यहाँ से आया जेट धारा से, ठीक है, यहाँ भूमध्य सागर से, यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत में टकरा कर यहाँ पे आपका बारिश करवा देता है पूरा राजस्थान वगैरह एरिया में। ठीक है, यहाँ पे आपका बारिश करवा देता है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होता है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, कब होता है? तो सर्दी के समय में होता है। ये चक्रवात क्यों होता है? तो यहाँ पे चक्रवात उठता है, लेकर कौन आता है? तो जेट धारा बोलते हैं, जेट धारा लेकर आता है। और यहाँ पे क्यों होता है? तो यहाँ पे अरावली पर्वत है, उसमें टकराता है और यहाँ पे आपका बारिश हो जाता है उत्तर पश्चिम में। ठीक है,
और ये इधर भी थोड़ा सा ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये जो जेड धारा से आया पश्चिमी विक्षोभ ये दो भाग में बढ़ गया, एक आपका लद्दाख लेह तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लेह लद्दाख में आपका सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, लेह और लद्दाख में आपका सबसे कम बारिश होती है। और यहाँ पे आपका कितना होता है, तो वहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर का बारिश होता है, ठीक है, लेह लद्दाख में आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे राजस्थान के एरिया में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 सेंटीमीटर के लगभग में आपका बारिश होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर स्मार्ट बोर्ड बड़ा बोर्ड रहता ना तो अच्छे तरीके से आपको समझाते, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 19 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो 19 का ए पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बताइए गर्मी के समय में जो बारिश होता है, गर्मी के समय में जो बारिश होता है वो किसके कारण होता है, तो ये जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, गर्मी के समय में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपका बारिश होता है। कब, तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है गर्मी के समय में, ठीक है, गर्मी के बाद बरसात आता है तो किसके कारण, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। और केरल में पहली वर्षा कहाँ होती है, तो केरल में होती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून, जब ठंड खत्म होने वाला रहता है, ठंड के समय में जो है उत्तर पूर्वी मानसून भारत की तरफ इधर से आती है, भारत है, ठीक है, ये भारत है अगर, तो उत्तर पूर्वी मानसून इस तरह इधर से आएगी, ठीक है, इधर से आएगी, तो यहाँ पे आपका केरल है, ठीक है, केरल है और इसके बगल में ही तमिलनाडु है। यहाँ पर एक पहाड़ आ जाता है, ठीक है, एक पहाड़ है जैसे ईस्टर्न घाट से पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसमें टकराता है और इसमें टकराने के बाद यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु में वर्षा कराता है, ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा कराता है, ठीक है। और तमिलनाडु में कौन सा वर्षा कराता है, तो उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो है हवा जो है उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में वर्षा कराता है। पश्चिमी आपका जो है दक्षिण पश्चिमी जो है आपका केरल में वर्षा कराते हैं, पहली वर्षा केरल में कराता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित है, इनमें से कौन सा नदी जो है भारत के तटीय मैदान से संबंधित है, तो कौन सा नदी संबंधित है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित है। ए नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है भारत के तटीय मैदान से संबंधित है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित है, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उनका वर्णन शकों, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उनका वर्णन शकों, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। बोला निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती थे, ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो मराठा मुगल थे, मराठा जो है मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती थे, ठीक है। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब बी नंबर। किसके शासनकाल में, तो औरंगजेब के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, किस जगह पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये आपका हो जाएगा लाहौर में, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा लाहौर में, ठीक है, सी नंबर लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रयाग प्राशिष्टी के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्राशिष्टी के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे, तो आपका समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। कौन थे, तो प्रयाग प्रसिद्ध लेखक हरिसेन, ठीक है, हरिसेन जो थे, सिंपल याद रखिए हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, इतना मत याद रखिए, आप याद रखिए कि हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे, तो आपका समुद्रगुप्त थे, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। और कौन सा सम्राट अगर पूछे तो गुप्त सम्राट, ठीक है, गुप्त सम्राट के दरबारी कवि कौन थे, तो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, हरिसेन गुप्त सम्राट के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश होगा, ये ऐसे जो है होता है ना, तो वो डैश है, ब्लैंक है कि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्ययन चुना गया था, ठीक है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो आपका बरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी को, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था, डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन पे।
तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन से आंदोलन को जो है प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम सत्याग्रह आपसे पूछ रहा है तो आपको चंपारण आंदोलन को कहा जाता है प्रथम सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए हिस्ट्री में उतना समझाने की जरूरत नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना का पहला डॉकयार्ड के रूप में की गई है, जो जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो किसको किया गया था, तो लोथल में। लोथल एक तरीके से सोचिए ना तो आपका पोर्ट है, ठीक है, जहाँ से नाव वगैरह विदेशी व्यापार होता था, तो लोथल, ठीक है, विदेशी व्यापार लोथल। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड मतलब कि वही होता है, ठीक है, जहाँ पे नाव वगैरह लगता है, डॉकयार्ड के रूप में की गई, जो जहाजों के, कौन सा जहाज, उड़ने वाला जहाज नहीं, जिन पानी वाला जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था, तो वो था लोथल, ठीक है, लोथल, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह का परिणाम उस 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन था, जिसके तहत किसानों को अपनी जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा गया था। बताइए किस आंदोलन के सत्याग्रह का परिणाम था, ठीक है। चलिए तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो किस आंदोलन के सत्याग्रह का परिणाम था कि उनको, किसानों को जो है 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा गया था, ठीक है, अपने 3/20वें हिस्से में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका चंपारण सत्याग्रह, बी नंबर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान आया था, ठीक है, किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी का बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान आया था। फाहियान कब आया था ये पूछा जा रहा है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो चीनी का बौद्ध है जिसका नाम फाहियान है, वो भारत आया था किसके काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने जो है 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था, तो किसने फहराया था, तो भिकाजी कामा ने, ठीक है, भिकाजी कामा ने, सी नंबर कई जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आपका धर्मपाल थे, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, धर्मपाल थे, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, इतने से बता रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो वो बताइएगा आप कमेंट में, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया। चौरी चौरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है कि चौरी चौरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि चौरी चौरा कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है, तो आपका गोरखपुर में जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, गोरखपुर में आपका चौरी चौरा आपका है, ठीक है, स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। इनमें से कौन जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है, तो कौन है, तो आपका एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है, सी नंबर एनी बेसेंट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से किस चीज़ की मांग की, ठीक है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से मतलब लिखित अच्छा से एकदम पूछा था, अनौपचारिक मतलब कि जैसे तैसे नहीं, औपचारिक रूप से मतलब एक अच्छा सा लेटर वगैरह लिख के पूछा था, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार से किस चीज़ की मांग की थी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ की मांग की थी, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। कब मांग की थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी, तो 1929 में। कब, तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था, ठीक है, कौन पराजित हुआ था, तो आपको मेदिनी राय, ठीक है, जितना लंबा बोलने से थोड़ा सा ओठ जो है जीभ लड़खड़ाता है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कुछ। 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था, तो मेदिनी राय, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा कब से शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक, कहाँ से शुरू किया गया था। ऐतिहासिक नमक मार्च, जो नमक मार्च हुआ था महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए। उन कितने अनुयायियों थे, ठीक है, कितने उनके साथ कितने लोग थे, अनुयायियों छोड़िए, कितने लोग थे महात्मा गांधी के साथ, कितने लोग थे। तो यहाँ पे आप महात्मा गांधी के साथ जो है 72 लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा 72 लोग थे। कितने लोग थे, तो 72 लोग थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कितने लोग थे, तो 72 लोग थे। कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, ठीक है, साबरमती आश्रम से, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार और अन्य प्रकार के जेबरन श्रम को निषेध किया गया है। भारत संविधान के किस, अब संविधान का क्वेश्चन है तो उसको देखिएगा, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषेध किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 23, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, बेगार मतलब समझते हैं ना, कि बेगार मतलब एक बेगार मतलब कि इसका हो जाता है ना कि आपको बिना पैसे दिए आपसे ज़बरदस्ती काम कराना बेगार कहलाता है, या फिर आपको पैसा दे रहा है लेकिन बहुत कम पैसे पे आपको बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो उसको ही बेकार कहते हैं, ठीक है। अब मानव का तस्करी मतलब कि मानव का थोड़ा सा जो अंग का तस्करी हो गया वो भी कह सकते हैं, या फिर मानव का भी तस्करी, अंग जो है बेचा जाता है या मानव को ही खरीद बिक्री, ये सब जो है वाद्य है, ठीक है। किसके तहत ये सब वाद्य हैं, तो अभी बताया था अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद दक्षिण पदेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिण पदेश्वर का मतलब दक्षिण का स्वामी। किस राजा को, हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद किस राजा ने, ठीक है, किस राजा ने जो है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद दक्षिण पदेश्वर, देखिए दक्षिण पदेश्वर मतलब कि दक्षिण का स्वामी उपाधि का धारण की थी, तो किसने धारण किया था, तो आपका जो है पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। 38 का डी नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था, दक्षिण का स्वामी पुलकेशिन द्वितीय। चलिए 39 नंबर, किसको हरा के, तो हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि तो समुद्रगुप्त। चलिए 39 नंबर, तो इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था मूल रूप से किस देश का था। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था मूल रूप से किस देश का था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये किस देश का था, तो मोरक्को देश का था, ठीक है, डी नंबर मोरक्को देश का था, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, बी नंबर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्षों के लिए आपको चुने जाते हैं। 5 वर्षों के लिए कौन, तो लोकसभा, 6 वर्षों के लिए कौन, तो राज्यसभा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर को क्या अपनाया गया था, कि ठीक है 26 नवंबर कितना तारीख को, ठीक है, कौन से ईस्वी में, कि भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर कौन से ईस्वी में अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका कौन से ईस्वी में अपनाया गया था, तो आपको 1949 में अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। हालांकि कुछ जो है आप लोग का 26 नवंबर, कुछ जो आपका संविधान था वो संविधान में जो नियम बताए गए थे वो सभी जो है कुछ जो है आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन मेन रूप से जो आपको जो है ऑफिशियल रूप से आपका लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहली अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, पूछ रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो कौन था यहाँ पे, तो गणेश वी मावलंकर, ठीक है, ए नंबर गणेश वी मावलंकर, ठीक है, तो ए नंबर का जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, संरक्षण आपको प्रदान करता है, ठीक है, संरक्षण नहीं संरक्षण, सॉरी इतना देर से बोल रहा है ना तो उसी में गड़बड़ हो जा रहा है। बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात आत्मदोष सिद्धि का मतलब कि स्वयं के खिलाफ मुकदमे से रोकता है, संरक्षण मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है ये चीज़ें, तो आपका अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 ये बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार देता है और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 14, ठीक है, सी नंबर आपका अनुच्छेद 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर
आपका क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल जो है आपका किसकी सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो किसकी करने पे? तो मुख्यमंत्री की सलाह पे, ठीक है। बी नंबर, मुख्यमंत्री की सलाह पे जो है राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान के उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? आपका कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में संशोधन किया गया था। ये जो है 42वें नंबर का संशोधन था, ठीक है। 42वें नंबर का संशोधन था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 42वां जो संशोधन था, 42वां संशोधन में आपका जो है संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। इसको ऐसा भी बोला था कि मिनी संविधान, एक तरह से एक नया संविधान बन गया था 42वां संविधान संशोधन। नया नहीं, एक तरह से मिनी संविधान, कुछ कुछ बहुत कुछ उसमें जोड़ा भी गया था, बहुत कुछ हटाया भी गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन, भत्ते और पेंशन में प्रभारित किए जाते हैं किसको? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो किसको किया जाता है? भारत के संचित निधि को, ठीक है। भारत के संचित निधि में आपको जो है आयोग के, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के पूरे वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में किसमें है? तो भारत के संचित निधि में, ठीक है, संचित निधि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो है अनुच्छेद 148, ठीक है। अनुच्छेद 148, सी नंबर, अनुच्छेद 148, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में किसको वर्णित किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका? बताइए कौन सा है? तो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा अवसर प्रदान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, 11वां आपका मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले 10 था, फिर 11वां किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? ठीक है, किस संविधान में? ठीक है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी किस संविधान, क्या संविधान तो एक ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124 में बताया गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ से 50 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। सेट आज 14 हो गया है, कल सेट 15 होगा, ठीक है। जैसे ही जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं होता तब तक यहाँ पे सेट चलते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू है चैनल पे तो NTPC आपका ग्रुप डी सभी का ऐसे ही सेट आपका चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा व्यवस्था कर रहे हैं, एक पैड वगैरह लेंगे तो आपको मैथ वगैरह भी थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। मैथ का भी आपको इसमें सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का, रीजनिंग का सारा मिक्स सेट भी देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।